जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। डिविडेंड, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड किसको पसंद नहीं है आप बताइए। सब लोग चाहते हैं कि मेरी कंपनी भी डिविडेंड देनी चाहिए, और डिविडेंड देना एक अच्छी कंपनी की निशानी भी होती है। लेकिन वहीं पे सुजलोन एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत पहले इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। डिविडेंड की बात करेंगे यहाँ पे तो कंपनी ने लास्ट टाइम 2008 में ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया था, 2007 में ₹1 का डिविडेंड दिया था और 2006 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। अब उसके बाद मतलब 2008 के बाद से अभी जो है अभी तक कह लीजिए 18 साल हो गया, और डिविडेंड का इंतजार कंपनी का अभी भी बरकरार है। डिविडेंड सबको इंतजार है कि क्या कंपनी डिविडेंड देगी, ये क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है। देखिए, ये एक लर्निंग वीडियो है, एक केवल रिसर्च वीडियो है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि नहीं इसको आप हकीकत मान लें कि हाँ देगी ही देगी। तो इसमें हम लोग केवल रिसर्च करेंगे कि क्यों कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, देगी तो कब देगी, और देगी तो कितना देगी, ठीक है ना। ये सारी बातों पे आज विचार करेंगे। एक तरीके से वहीं अपने जो दिमाग के घोड़े हैं उसको दौड़ाएंगे थोड़ा, जहां तक जाए, ठीक है ना। अब देखिए, डिविडेंड देना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसिव इनकम के लिए ही करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, धीरे 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 कछुए के चाल से बढ़ता रहे, और कुछ हम लोगों को स्टॉक मार्केट से एक जो है थोड़ी बहुत डिविडेंड के तौर पे इनकम मिलती रहे, ताकि हम लोगों का जो घर परिवार है या फिर जो लोग नौकरी करते हैं तो उनकी तो ठीक है, जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनको थोड़ा बहुत जो है पैसा मिलता रहे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब काम का ही नहीं, तो अब मैं कोई भी ₹100 यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो बढ़ता गया, लेकिन उससे कुछ मुझे मिला ही नहीं। जब मैं शेयर जब सेल करूंगा लास्ट टाइम, तभी मुझे कुछ मिलेगा। तो फिर उस बीच का क्या हुआ, तो वो मजा नहीं आता है। तो उसमें से एक एक रुपया एक एक रुपया एक एक रुपया एक एक रुपये ही कंपनी अगर डिविडेंड के तौर पे बांटती रहती है, तो उससे जो है कुछ मतलब कैश फ्लो लोगों को मिलता रहता है, जिससे वो अपनी दिनचर्या या फिर जो भी जीवन शैली है उसको थोड़ा सा अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए लाभांश जरूरी है, कोई भी कंपनी। और लाभांश एक ऐसी कह लीजिए कि रेशियो कह लीजिए, रेशियो नहीं कहेंगे, कि एक ऐसा कह लीजिए कि टूल है कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, ऐसा एक मार्क कह लीजिए कि जो कंपनी डिविडेंड देती है और जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, उनमें कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है ना। भले ही जो डिविडेंड नहीं दे रही है उसका प्राइस ग्रोथ बहुत अच्छी से कर रहा है सब कुछ, लेकिन डिविडेंड देना एक क्वालिटी शेयर की निशानी के लीजिए है, ठीक है ना। और डिविडेंड नहीं देना एक खराब शेयर की निशानी है। मतलब अगर दो तराजू में, एक सीधा सीधा जिसको नहीं तौलने आता है शेयरों को, तो कि अगर एक ही सेक्टर की दो कंपनियां हैं, सेम टाइप का वैल्यूएशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूएशन भी है तो भी ठीक है, लेकिन जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है और जो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है, तो डिविडेंड बांट रही कंपनी को आप जो है प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। जो कंपनी खुद अपने कैश से जूझ रही है, कैश फ्लो से, प्रॉफिट से, वो क्या आपको डिविडेंड देगी, ठीक है ना। तो ये ही मेन डिफरेंस होता है कि जिसके पास कैश रहेगा वो डिविडेंड दे सकेगी, रिजर्व रहेगा वो डिविडेंड दे सकेगी। और जो कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा, जिसको भरोसा रहेगा कि हाँ आगे हमारी भी इनकम इसी तरीके से होती रहेगी, तो हम अपना इतना कमाई कर रहे हैं साल का, हम जो है ₹100 कमा रहे हैं, तो इस ₹100 में से हम ₹20 जो है अपने मतलब शेयर होल्डर को भी दे देंगे, 20% कह लीजिए डिविडेंड, ठीक है ना। अपने टोटल कमाई का, जो हम लोग जिसको यहाँ पे कहते हैं ये डिविडेंड पे आउट जो कहते हैं, कि अपने टोटल कमाई का 20% हम अपने शेयर होल्डर को बांट देंगे, भाई काम खत्म, ठीक है ना। जो कंपनी नहीं दे रही है तो उसका यही है कि उसको अभी भी या तो पैसे की आगे जरूरत है, इसलिए पैसा नहीं अपना बांटना चाह रही है अपने शेयर होल्डर को, या फिर उसको भरोसा नहीं है कि आगे कितना ग्रोथ होगा, आगे ये सस्टेन कर पाएगी यही कि नहीं। कि ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं एक साल हम डिविडेंड बांटे, 2 साल डिविडेंड बांटे, तीसरे साल फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई, लाओ भाई राइट इशू आ गया पैसा दे दो, एफपीओ आ गया पैसा दे दो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ें होती है, या तो कंपनी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो वो डिविडेंड देती है, भले ही कम ही इनकम करे लेकिन उसको भरोसा हो अपनी इनकम पे। जिसको भरोसा नहीं है वो खास करके डिविडेंड नहीं देती है। और भी कई सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं, मैं एक लॉजिक केवल आपको समझा रहा हूँ। अब मेन चीज आते हैं कि ये डिविडेंड कब देगी, नहीं देगी, कितना देगी, ठीक है ना। तो देखिए, कंपनी का ₹52.50 प्राइस ट्रेड करा, ऊपर ₹85 से यहाँ तक ये शेयर आया है। नीचे के साइड में अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ 71,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कभी इसका मार्केट कैप 1,10,000 के आसपास का भाई का भी इसका जो है कह लीजिए कि मार्केट कैप था, 1 लाख को भी पार कर गया था इसका मार्केट, मतलब ऊपर की साइड से लगभग 30-35 पॉइंट परसेंट कह लीजिए नीचे की साइड में ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए,
इस कंपनी के बैलेंस शीट पे वही जो बात आ रही है कि रिजर्व का ही सबसे ज्यादा रोल होता है डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड यहीं से बांटा जाएगा, कहीं कोई अन्य तरीका नहीं है कंपनी अगर नहीं कहीं से डिविडेंड दे देगी, यहाँ पे जो रहेगा वहीं से डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी के पास जो अभी वैल्यू है 5,116 करोड़ रुपया है। राउंड फिगर में हम लोग इसको 5,000 कर लेंगे ताकि बोलने में आसानी रहे, ठीक है ना, क्योंकि समझना ही तो है, कोई जरूरी तो नहीं कि हर नंबर एकदम एग्जैक्ट रहे। 5,000 करोड़ इस कंपनी के पास पैसा है। डेट कुछ खास है नहीं, 4 करोड़ जब चाहेगी तब पेमेंट कर सकती है कंपनी, लेकिन कुछ डेट होते हैं जो टाइम के साथ उनको पे करना पड़ता है, तो वो इसलिए बने रहते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए अब इसी 5,000 करोड़ में से जो है कंपनी को देना है डिविडेंड। अब चाहे तो दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है बिंदास, लेकिन अभी इसका हम लोग अगर देखेंगे रिजल्ट, तो अभी पिछले अगर आप लोग देखोगे 5-6 रिजल्ट तो बहुत शानदार आए हैं। खास करके पिछला वाला तो 1,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। हाँ कि अगर उसके पहले आप लोग देखोगे तो 450 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। हालांकि ठीक है, किसी भी तरह से 1,300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया, ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग राइट टू राइट अगर देखेंगे कि कितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब टोटल बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है 19%, ठीक है ना। उसके बाद कितना अदर इनकम, इस तरीके से टैक्स डिप्रिसिएशन सब घट घट के कितना आ जाता है इसका 450 करोड़। 450 करोड़ में से टैक्स देने के बाद कितना बचता है, तो यही मेन चीज़ यहीं पे होता है कि ये चीज़ मेन मार्क के लिए, क्योंकि ये 1,250 करोड़, ये 1,181 करोड़, ये मतलब पार्ट टाइम के है, कह लीजिए कि कभी कभी के लिए है। नहीं तो मेन चीज़ है कि 324 करोड़ कंपनी को पर क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट मान के चलिए कि इसके बिजनेस के हिसाब से हो रहा है, ठीक है ना। अदर इनकम इसको 5,000 करोड़ का हो जाए वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो मान के चलेंगे कि 324 करोड़ रुपए के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट होता है एक क्वार्टर में, तो 3 चौके 12, लगभग मान लेते हैं कि एक क्वार्टर एक साल में पर ईयर में, मतलब कंपनी को लगभग 1,200 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट होने की संभावना है, अगर मेन इसका मेन बिजनेस अगर सही से चले। और जो मेन बिजनेस है, अदर इनकम कितना भी होती रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो साल दर साल बेसिस पे जो कंपनी अपना मान के चलेगी कि हमारा साल दर साल बेसिस पे 1,200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनेगा हर साल। अब इसी में से उसको मान के डिविडेंड देना, क्योंकि वो हर बार तो नहीं मानेगी, नहीं हर क्वार्टर में हम हमारा 1,200-1,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा तो उसके हिसाब से डिविडेंड बांटेगी, क्योंकि 2 क्वार्टर 1-2 साल बांटेगी, फिर उसके बाद तो फिर वहीं पे आ जाएगा। तो इस वजह से जो इसका मेन इनकम है उस पे से ही वो कंपनी देना चाहेगी। तो हम लोग ये अपने ख्याल वाले जो नेट प्रॉफिट है उससे थोड़ा सा दूर अब हट के चलेंगे। हम लोग बेस मान के चलेंगे कंपनी का पर ईयर के हिसाब से नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो लगभग 1,200 करोड़ या 1,500 करोड़, क्योंकि समय के साथ बढ़ेगा भी थोड़ा सा। अभी के हिसाब से साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी बता रही है कि नेट प्रॉफिट इस साल जो अभी 2025 में कंपनी को 3,100 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे मार्च 2025 तक का, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 का, तो 2,000 करोड़ का हुआ था। उससे पहले 600 करोड़, उसके पहले 3,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो वहीं कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा अदर इनकम की वजह से। लेकिन मेन अगर इसके बिजनेस से मेन प्रॉफिट की बात करेंगे तो अभी के हिसाब से 1,200 करोड़, और अगर हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो 1,500 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पर ईयर के हिसाब से होने की संभावना है। मेन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अदर इनकम कहीं से हो गया, वो टैक्स बेनिफिट मिल गया, वो अलग मैटर है, वो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी अपना मेन बिजनेस देख के चलेगी। अब अगर हम लोग मान लेंगे चलिए ठीक है, अभी कंपनी के पास 5,000 करोड़ का बेनिफिट मतलब रिजर्व है, और हर साल इसको 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट मिलता है, तो फिर कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। तो देखिए अब जब हर साल 1,500 करोड़ के आसपास का हम लोग मान के चलेंगे नेट प्रॉफिट, तो इसी में से कंपनी डिविडेंड देगी। अब देखिए कंपनी को 1% डिविडेंड, क्योंकि नॉर्मल माना जाता है कि कंपनी जब डिविडेंड दे रही है तो कम से कम 1% तो डिविडेंड देना ही चाहिए, नहीं तो अब उससे कम देने का डिविडेंड मतलब नहीं निकल जाता है, ना के बराबर ही। तो 1% डिविडेंड देने के लिए कंपनी को कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। अभी तो इसके पास 5,000 है करोड़, लेकिन कितना देनी पड़ेगी इसको 1% देने के लिए। तो कंपनी अगर 1% डिविडेंड बांटना चाहे अभी के करेंट के मार्केट कैप के हिसाब से, करेंट के शेयर के हिसाब से, क्योंकि ये 52 रुपये है, तो 52 पैसे का डिविडेंड 1% का हो जाएगा। अगर यही शेयर बढ़ के 85 रुपये का हो जाता है तो फिर 85 पैसा देना पड़ेगा 1% के लिए। तो जो प्राइस रहेगा उसके हिसाब से ही 1% होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1% हमेशा उसका 1 ही% रहता है, ठीक है ना। अभी के हिसाब से 52 पैसे का अगर कंपनी हम लोगों को 0.52 पैसे का अगर डिविडेंड देती है तो वो 1% माना जाएगा। अगर कंपनी 5 रुपये का डिविडेंड देती है तो 10% माना जाएगा। तो 1% मतलब 50 पैसे का यह डिविडेंड देने के लिए कंपनी को कितना पैसा चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो इसके मार्केट कैप को हम लोग 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 715 करोड़ रुपए, ठीक है ना।
अगर कंपनी अपने साल के पूरे साल के कमाई का टोटल कह लीजिए उसमें से 715 करोड़ रुपया अभी करंट के हिसाब से, ठीक है ना, ये बढ़ के अगर 60 रुपया हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा चाहिए होगा इसको, ठीक है ना। तो अभी के हिसाब से 715 करोड़ रुपया अगर कंपनी अपने बैलेंस शीट से, जो अभी 5,000 दिखा रहा था करोड़, उसका यूज करेगी तो कंपनी 1% का डिविडेंड दे देगी, या प्राइस के हिसाब से बात करेंगे तो 50 पैसे का डिविडेंड दे देगी, ठीक है ना। और अभी हम लोग कितना मान के चल रहे थे कि लगभग कंपनी अपने बिजनेस से जो मेन इनकम करेगी लगभग साल का 1500 करोड़ के आसपास करेगी। तो 1500 करोड़ का अगर हम लोग 750 करोड़ देखेंगे तो आधा होता है, मतलब अपने टोटल कमाई का अगर कंपनी आधा यूज करेगी, जिसको आप लोग डिविडेंड पे आउट के तौर पे अगर मानते हैं, आप लोग समझते हैं डिविडेंड पे आउट क्या होता है, तो डिविडेंड पे आउट मतलब 50% का कंपनी अपना अगर देगी तो 1% डिविडेंड दे सकते हैं। हालांकि करंट प्राइस के हिसाब से तो अपना डिविडेंड पे आउट कम से कम कंपनी 20% ही यूज करेगी, तो भी जो है अभी पिछले क्वार्टर के हिसाब से साल के हिसाब से दे देगी। अगर मान लेते हैं कि ₹2.5 का इसका अर्निंग पर शेयर है तो 50 पैसे का, तो मतलब 20% इसका डिविडेंड पे आउट हुआ पर साल का। लेकिन अब हर साल इतना नेट प्रॉफिट होगा, हर साल अदर इनकम होगा, इसको 2-2 बार 3-3 बार बड़ा बड़ा अदर इनकम हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1188 करोड़, 81 करोड़, 1200, ये हर साल होगा, ये जरूरी नहीं है ना। मेन तो यही वाला आएगा ना इसका, ये वाला। तो कुल मिला के अगर अपने करेंट इनकम की बात करेंगे तो करेंट इनकम का कंपनी जो है 20% पे आउट देगी, ठीक है ना, डिविडेंड पे आउट टोटल इनकम का, तो 50 पैसे दे देगी। और अगर नॉर्मल जो बिजनेस के लिए मान रहे हैं हम लोग तो 50% यूज करना पड़ेगा 1500 करोड़ का। तो देखिए नॉर्मल कंपनियां जो होती हैं वो अपने टोटल जो, मतलब कह लीजिए कि जो उनकी इनकम होती है पर ईयर के हिसाब से, जैसे कि इसके केस में अभी जो 3,000 करोड़ दिख रहा है ये हमेशा का 3,000 करोड़ नहीं रहेगा, हो सकता है घट भी बढ़ जाए। तो अगर कंपनी अपने टोटल इनकम का 50%, बहुत कम कंपनियां हैं जो डिविडेंड के तौर पे बांटती हैं, पहले तो यही आपको समझना है। डिविडेंड पे आउट बहुत सारी कंपनियों का बहुत रहता है, तो 10%, 20%, मतलब रहता है 20%, 25%, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहता है टोटल इनकम का। मतलब अगर कंपनी, इसको उदाहरण के तौर से समझाऊं कि अगर कंपनी साल में 1 रुपया कमा रही है, जिसको आप लोग अर्निंग पर शेयर कहते हो, साल में अगर 1 रुपया कंपनी कमा रही है तो उस 1 रुपया का बहुत सारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा तक, मतलब कह लीजिए कि 20 पैसे, 25 पैसे देती हैं, ठीक है ना। नॉर्मल ये माना जाता है टोटल इनकम का 1/4 मतलब देती हैं कंपनियां। देने के लिए तो 1 रुपया कमा के कुछ कंपनियां 2 रुपया भी डिविडेंड देती हैं, वो अलग छोड़ दीजिए, ठीक है ना, वो मैटर, उसमें कमेंट मत करिएगा कि ऐसा वैसा, नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो होता है वो चीज़, ठीक है ना। तो अगर यह कंपनी, अगर हम लोग मान लें कि 3,000 करोड़ रुपया कमा रही है, इसका ही बैलेंस शीट का ही मान लेते हैं, तो भी इसका जो है 1/4 देना पड़ेगा, तो 700 करोड़ के आसपास देगी, क्योंकि 7×14, 14×28, तो 700 करोड़। तो ये अगर अभी के हिसाब से इनकम की बात करेंगे तो अपने टोटल नेट प्रॉफिट साल दर साल बेसिस वाला जो है उसका 1/4%, मतलब डिविडेंड पे आउट जो है अगर 25% का कंपनी रखेगी तो 1% का डिविडेंड दे देगी अभी के हिसाब से, जो अभी नेट प्रॉफिट इसका 3,000 करोड़ का है। लेकिन अब फिर हर साल इसको उतना करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिर आगे के ग्रोथ के लिए भी तो पैसा रखना पड़ेगा। अगर 1,500 करोड़ कंपनी कमा रही है और उसमें से 700 करोड़ का डिविडेंड ही बांट देगी तो बचेगा कंपनी के पास 800 करोड़। 800 करोड़ बचेगा तो फिर आगे भी कंपनी के कई सारे प्लान है, कई सारे नए प्लांट लग रहे हैं, तो उनके लिए भी पैसा चाहिए ना। तो फिर कहीं कंपनी को भी पैसा कम ना पड़ जाए, तो ये दिक्कत भी होता है। इसीलिए कंपनियां मैक्सिमम पैसा रखती हैं, थोड़ा सा पैसा जो है बांटती हैं। तो टोटल कमाई का आधा तो कंपनी कभी बांटेगी नहीं, कम ही हिस्सा बांटेगी, मतलब वही 1/4% हिस्सा बांटती हैं। तो अगर 150 करोड़ के आसपास तक इनके इसकी इनकम रहती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये डिविडेंड कंपनी बांटेगी, और बांटेगी भी तो बहुत कम बांटेगी। हाँ, अगर ये 300 करोड़ वाला, 3,000 करोड़ वाला अगर रिदम इसका पकड़ लेता है तो फिर कंपनी डिविडेंड बांट सकती है। क्योंकि अगर अभी कंपनी बांटेगी डिविडेंड, तो मैं आप लोगों को लॉजिक के हिसाब से बता दूं, अभी कंपनी के पास टोटल जो रिजर्व पड़ा हुआ है, ये टोटल इसके मार्केट कैप का 6% के आसपास पड़ा हुआ है, 6 या 7% के आसपास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक ही बार में कंपनी चाहे तो 7% आपको डिविडेंड दे दे, और उसके बाद फिर मतलब घंटा, ठीक है ना, वो चीज। तो कम से कम कंपनी के पास बैलेंस शीट पे उतना पैसा रहना चाहिए। कंपनी जब डिविडेंड बांटना शुरू, अब ऐसा नहीं करेंगे ना कि नहीं 26 में बांट दिया, 27 में बांट दिया, 28 में बांट दिया और फिर 29 से फिर से जो है बकवास हो गया, तो ये चीज नहीं। बांटेगी तो फिर लगातार बांटेगी ना, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा उसका बैलेंस शीट उतना हो जाना चाहिए कि हाँ, उसको दिखना चाहिए कि हाँ आगे ये मेरा रिदम रहेगा, इतना मुझे सेल्स होगा, इतना नेट प्रॉफिट आएगा, इतना ये होगा, तो फिर उतना में से मैं इतना डिविडेंड देते रहूंगी। एक प्लान आएगा उन लोगों का, प्लान के टाइप होगा कि हाँ हम हर साल जो है अपनी कमाई का इतना हिस्सा जो है डिविडेंड के तौर पे देंगे। कुछ कंपनियां ऐसा अनाउंस करके रखती हैं, ठीक है ना।
तो वो होता है। तो उसकी वजह से ये पुनर्गठन वाला अभी न्यूज बता रहा था आप लोगों को, पुनर्गठन के बाद डिविडेंड की संभावना है। अब मेन चीज है कि कब देगी, क्योंकि ये डिविडेंड जो आ रहा है ये कब दे सकती है। तो देखिए, देने के लिए तो अनाउंसमेंट हुआ था पिछले साल ही कि मई के आसपास, मई 2025 के आसपास ही था कि मई 2025 में ही हिमांशु मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि डिविडेंड हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने में विचार कर रहे हैं। कुल मिला के मई के महीने के आसपास बांट सकते हैं, दे सकते हैं मई वाले महीने में, मतलब मार्च वाला रिजल्ट जब आया था, मार्च अप्रैल मई में रिजल्ट जो आया था। लेकिन उस समय नहीं दे पाई कंपनी, तो अब फिर से इसी मई का हम लोगों को इंतजार रहेगा, मई 2026 का। अब मई 2026 का मतलब क्यों, क्योंकि वही मतलब मार्च वाले क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर 2026 का फाइनल रिजल्ट, जो चौथा क्वार्टर का रिजल्ट है वो। अभी ये तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट आएगा दिसंबर वाला, ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट में तो संभावना कमी है, चौथे क्वार्टर का या फाइनल कह लीजिए जब रिजल्ट आएगा Q4 का, ठीक है ना, मार्च वाला रिजल्ट Q4 का। और वो आएगा मार्च के बाद अप्रैल में के लास्ट में आएगा, या तो मई की शुरुआत में आएगा, ठीक है ना। तो वो तो उस मई के आसपास मुझे लग रहा है कि यही मार्च वाला Q4 का लास्ट जो रिजल्ट कंपनी घोषित करेगी, तब थोड़ा सा डिविडेंड दे सकती है। अब वो कितना डिविडेंड देगी, तो वही जो अभी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि 1% इसको देने के लिए लगभग 700 750 करोड़ रुपया कंपनी को चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी 1% का डिविडेंड देगी पर ईयर के हिसाब से। अब ये 1% 2 बार में आधा आधा परसेंट करके दे, या एक चौथाई फीसदी करके 4 बार में दे, देना 1% है। मेरा जो मानना है पर्सनल, कि 1% के आसपास का डिविडेंड कंपनी बांटने की कोशिश करेगी। अब वो 1 बार में बांटे, 2 बार में बांटे, या 4 बार में बांटे, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा व्यू है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपका व्यू हो, ठीक है ना। मेरा जो था मेरे मन में, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ, वो मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। बाकी ठीक है, शेयर जहाँ पे है वहाँ पे तो है ही, देखते हैं।